मैं अपनी मां को आईसीयू में छोड़कर पार्लियामेंट पहुंची थी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी आवाज नहीं सुनी गई। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। शिरोमणि अकाली लीडर हरसिमरत कौर ने कहा है कि खेती से जुड़े इन बिलों पर पार्लियामेंट की बहस में शिरकत के लिए मैं यानी वो अपनी मां को आईसीयू में छोड़कर पहुंची थी, लेकिन उनका कहना है कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है कि मेरी आवाज नहीं सुनी गई। नाज़रीन, एनडीए में बीजेपी की सबसे पुरानी हलीफ जमात शिरोमणि अकाली दल के लीडर हरसिमरत कौर ने मरकजी काबीना से इस्तीफा देने के बाद अपना इजहार ख्याल कुछ इस तरह से किया है। सवाल यहीं से पैदा होता है कि खेती से जुड़े बिल में आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी की लंबे अरसे से दोस्त रही शिरोमणि अकाली दल ने यूं अपने तेवर सख्त कर लिए और हरसिमरत कौर ने मरकजी काबीना से इस्तीफा तक दे दिया। और सियासी तजिया निगारों के मुताबिक अब हरियाणा की जननायक जनता पार्टी पर भी कुछ ऐसा ही दबाव बनता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह बड़े पैमाने पर पंजाब, हरियाणा और दीगर जगहों पर किसानों में बेचैनी, बेइत्मीनानी और बिल के हवाले से मरकजी हुकूमत पर बेएतमादी का नतीजा है? प्राइम डिबेट में आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें कि इस खास मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ महेश वर्मा जुड़ रहे हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तर्जुमानी करेंगे, और पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सदर हैं किसान शक्ति संघ के, और साथ ही पंकज कपाई हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अजय उपाध्याय, आपके पास इस बात को लेकर आ रहा हूं कि आखिर क्यों कांग्रेस ने इतना ज्यादा सख्ती दिखा रही है। कांग्रेस वो कह रही है कि पूरे मुल्क में हम इसके खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। खबर यह भी आ रही है कि आप जो है कई पार्टियों के साथ मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करने वाले, आखिर ऐसी क्या बात है? अजय उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरा सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि कांग्रेस भी इसकी मुखालफत में इस हद तक आगे आ गई है कि खबर यह आ रही है कि पूरे मुल्क में आपकी पार्टी एहतजाज करेगी कई दूसरी पार्टियों के साथ, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह बिल जो है सरासर किसानों के हक में है, इससे किसानों को फायदा ही पहुंचने वाला है। देखिए अबू भाई, आपके पैनल में कई सारे जो है किसान नेता भी बैठे हैं जी, वो भी अपनी बातें रखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा जी कि क्या किसानों के हित में यह बिल है, और यदि किसानों के हित में नहीं है तो वैसा बिल जो साम्राज्यवादी शक्तियों के तहत एक नई रैयतदारी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस कैसे किसानों को ऐसे छोड़ देगी उनके रहमो करम पर? सरकार जो चाहे वो करे और पूंजीपतियों के हाथ में सारी चीजें चली जाए। एपीएमसी की बात हम लोगों ने बार बार की है। एपीएमसी कम से कम एक माध्यम और तो थी किसानों के अपनी जो उनकी उत्पाद है, उत्पाद को बेचने का। ये कम से कम वहां बैठ करके बात तो कर सकते थे। आप धीरे धीरे उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो एमएसपी नेचुरल है, जब मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलेगी तो कौन सा व्यक्ति है, सिंपल आदमी भी समझता है, जब उसके लिए बेचने का कोई सही साधन नहीं होगा, मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर होगी, तो क्या न्यूनतम पर जो समर्थन मूल्य आपने दिया किसानों को, क्या बड़े बड़े जो उद्योगपति होंगे वो मजबूर नहीं करेंगे? इसके अलावा जो किसानों का एक तरह से खेती का जो रकबा है, वो रकबे के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारी चेंजेस धीरे धीरे होने लगेंगी। ये एक चेन रिएक्शन है। यदि शुरुआत यहां से हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के जमीन पर कब्जा करने का और कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष तौर पे देने का सरकार का ये कहीं ना कहीं प्रयास है। चलिए अजय जी, मैं अब महेश वर्मा जी के पास जाऊंगा, और अजय जी, मैं विशाल आजम हूं, आज अबू नहीं है हमारे साथ इत्तेफाक से। महेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो कांग्रेस को जिस बात का एतराज है, जिस बात को लेकर पंजाब में, हरियाणा में किसानों ने, यहां तक कि दिल्ली तक भी पहुंच गए थे, इस बात को लेकर वो सड़कों पर आ चुके हैं। सवाल ये है कि या तो बिल में ऐसा कुछ है कि किसानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की बात सच है, या फिर बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन बात गलत सड़कों पर तक आ गई है। देखिए आजम साहब, अगर ये बिल आ गया और इस बिल से अगर किसानों में खुशहाली आ गई तो ये चीज साबित हो जाएगा देश में कि देश में जो है कांग्रेस ने किसानों को पिछले कई दशकों से
अपने एक शोषण या ये कह लीजिए कि उनको किसी तरह से एक वोट बैंक या राजनीतिक उद्देश्यों की वजह से जो है उनको कहीं ना कहीं दबा के कैद करके रखी हुई थी। मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल और ये कानून जो है देश में खुशहाली लाने वाला कानून है, और इसको लेकर जिस तरह के एक प्रोपगंडा और जिस तरह का एक भय और वातावरण तैयार किया जा रहा है, उसमें निसंदेह मैं ये कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचते हैं, किसान हित के बारे में नहीं सोचते हैं। ये किसानों की बात जरूर करते हैं। आपने कहा ये वो लोग हैं, लेकिन ये वो लोग भी कौन है? बताइए हमारे नाजरीन को, ये कौन लोग हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो आज देखिए, यही जब हम कैबिनेट में जब डिसीजन आया, ऑर्डिनेंस आया जून में, तो ये कांग्रेस ने उस समय इसका स्वागत किया। आज वही कांग्रेस इसकी मुखालफत कर रही है। इनके मैनिफेस्टो में देखिए जो अजय उपाध्याय जी, एक मिनट अजय उपाध्याय जी, पहले आपने इसका वेलकम किया, इस्तकबाल किया, अब आप सियासी वजूहात के बिना पर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या जवाब है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर ये बात मैं अभी साबित कर दूं के बीच में ये क्या अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए क्या था उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से। यदि किसानों का इनकम दोगुना होता, जिसकी डिमांड हम कांग्रेस लगातार कर रही है, और इसलिए नहीं कर रही है कि कांग्रेस ने वादा किया था, ये भाजपा ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान लगातार वादा किया कि किसानों की आमदनी प्लस 50% एमएसपी का हम देंगे। क्या हुआ? कहां है आज किसानों की? आपसे जवाब ले चुका हूं मैं। महेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। महेश जी, हो गई, जीएसटी उनके छोटे छोटे चीजों पर लग गई। देखिए सर, इनको किसान के हित में ना कोई इनके पास बोलने का विजन है ना रीजन है। इनका नेता ये कहता है एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। मैं अभी सिर्फ खेती बिल पर बात कर रहा हूँ, बहुत किसी की बातें नहीं। बिल्कुल ये गलत बात तथ्य मत रखें। पिटारा लेके ये चलने वाले लोग हैं, झूठ बोलते रहिए, झूठ के सहारे राजनीति करिए। तो राजनीति में आज इनका जो हाल हुआ है, इनकी जो जिस तरह के ये दुर्दशा और जिस प्रकार पे ये पहुंच चुका है, उसका कारण यही है कि ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। जून और जुलाई में ये अजय उपाध्याय जी कहिए, मैं आपको निकाल के गूगल पे स्टेटमेंट पढ़वा देता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता का, इसका फॉर्म एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। एक बात, दूसरा कि ये भी नकारेंगे, के मैनिफेस्टो में बिचौलिया खत्म करने की बात हुई थी, बाजार जो है वो मुक्त करने की बात हुई या नहीं? आप मुझे बताइए, बिचौलिया खत्म करना है। अरे मतलब किसान के बड़े कॉन्ट्रैक्टर एक जगह किसान करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है अजय उपाध्याय जी, एक मिनट जरा रुक जाइए, और महेश वर्मा जी एक मिनट। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी भी हैं, जो सदर हैं किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप किस तरह से देखते हैं किसानों के सामने दरअसल क्या संदेश गया है? और ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप ही तमाम किसानों के देश में अकेले तर्जुमान हैं या प्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं? देखिए, इस देश में एक मंडी व्यवस्था बनाई हुई है एपीएमसी एक्ट के माध्यम से, और किसानों को एक डेजिग्नेटेड मंडी यानी एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्रतिबंधित मंडी के रूप में एक जगह अपना उत्पाद उपज बेचने के लिए जो है प्रावधान किया गया है। तो इस चीज का तो हमने स्वागत किया है कि किसान को यदि बाहर कहीं अपना अच्छा रेट मिलता है या बाहर से कोई आकर के खेत पे से ही हमें मंडी से अच्छे रेटों में एमएसपी से ज्यादा में खरीदता है, तो निश्चित रूप से कोई भी किसान, इतना कोई किसान नासमझ भी नहीं है कि विरोध करेगा। ठीक है, विरोध का जो कारण है वो ये है कि नंबर एक, कहीं आगे जाकर के ये सरकारी खरीद की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। नंबर दो, जो एमएसपी की व्यवस्था है वो समाप्त कर दी जाए। और फिर नंबर तीन, प्राइवेट लोगों के भरोसे पे, व्यापारियों पे सरकार किसानों को छोड़ दिया जाए। इन तीनों चीजों का निवारण कहीं ना कहीं करने में सरकार विफल हुई है। इनको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए था कि ठीक है भाई, मंडी में बेचो चाहे बाहर बेचो,
हम ये गारंटी देते हैं कि बाहर वाला भी आपसे एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ठीक है, आपको एक लाइन ये जरूर डाल देनी चाहिए थी, तो 90% संशय इसका दूर हो जाता कि भैया एमएसपी से नीचे चाहे कोई हो खरीदेगा तो जेल जाएगा, उसके ऊपर आर्थिक पेनल्टी लगेगी। इसको ना करके इन्होंने बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर दिया है। इसके लिए हमने बार बार निवेदन, जब ये जून में अध्यादेश लाए थे तीनों, उस वक्त भी लेख भी लिखे थे और तमाम फोरम्स पे हमने बात कही थी कि भैया आप ये रखिए कि बाहर खरीदने वाला व्यापारी मंडी के बाहर भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। इसमें क्या आपत्ति है? भाजपा के जो हमारे मित्र बैठे हैं, ये आपके सुधार ठीक है, आप सुधार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले जो है किसान मजबूर होता था एक ही जगह बेचने के लिए और वहां एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण होता था, ये बात भी ठीक है। लेकिन उसके साथ आप पैरेलल व्यवस्था बना रहे हैं या उस व्यवस्था को रिप्लेस कर रहे हैं, इस चीज को क्लैरिफाई करिए। और एमएसपी बाहर क्यों लागू नहीं होगी, इसको आप लिखित में क्यों नहीं देते, ये बताएं आप। तो ये है कुछ डाउट्स कि कहीं एमएसपी भी बाद में खत्म न कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट खरीदार हो एमएसपी से भी कम कीमत दे, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट के हाथों में किसानों की किस्मत लिख दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये एकाधिकार हो जाए, यानी कि किसी खास प्राइवेट कंपनियों का या उनका जो है वो एक अधिकार हो जाए, किसान अपने आप को छोटा सा। ये डाउट्स है जो बता रहे हैं। मैं आपको सीधे ले चलता हूं, पंकज कपाई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। पंकज, किसानों को कुछ ना कुछ तो डाउट है जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी वो प्रोटेस्ट करने की बातें कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल, आज या आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी, जिन किसान संगठनों ने ये प्रोटेस्ट की बात कही है, उन्होंने क्या कहा है, क्या उनकी स्ट्रेटजी क्या है आगे, किस बात पे एतराज है उनको? देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आते हैं और पंजाब और हरियाणा को देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है कि पूरे देश में जब अनाज की ज़रूरत थी, जब चावल की ज़रूरत थी, तब पंजाब और हरियाणा ने पूरे देश को पेट भरा। लेकिन लगभग 10 साल से जब मनरेगा चल रही है, तब उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी अब जो है गेहूं पैदा होनी शुरू हो गई है, चावल पैदा होने शुरू हो गए हैं। अभी तक ये है कि एफसीआई के जरिए किसानों की मंडी से एक एक दाना, चाहे गेहूं का हो चाहे चावल का हो, वो बाकायदा तौर पर केंद्र सरकार उठाती रही है। किसानों को इन बातों पे शंका है कि जो नए कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, उससे एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा कि पंजाब से इतने हजार टन से ज्यादा जो है वो गेहूं नहीं उठाया जाएगा। फिर प्राइवेट लोगों की एंट्री होगी, वो शुरुआत में 3-4 साल तो अच्छे रेट देंगे, लेकिन आगे जाकर जो है वो रेट कम कर देंगे, जिससे किसानों का नुकसान होगा। दूसरा, किसानों को इस बात पर भी शंका है कि जो एमएसपी है, जो फसल का न्यूनतम रेट जो है वो सरकार तय करती है, उसको खत्म करने की केंद्र सरकार की तैयारी है। ये शंके किसानों के हैं, अलग अलग संगठनों के हैं, चाहे पंजाब के किसान हो चाहे हरियाणा के किसान हो। पंजाब और हरियाणा के किसान जहां पंजाब भर में जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने पहुंचे हुए हैं, वहीं अब 25 सितंबर को पंजाब बंद की कॉल जो है वो किसानों की तरफ से दी गई है और 20 तारीख को यूथ कांग्रेस पंजाब जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी का जो सबसे पुराना अलायंस पार्टनर है अकाली दल, उनके इकलौते हरसिमरत कौर बादल जो है वो कैबिनेट में वजारत में मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन जो है वो दे दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि किसानों को अगर शंके है, अगर किसानों के शंके दूर नहीं किए गए तो वो इसी विरोध में जो है वो कैबिनेट से बाहर हुए हैं। क्योंकि 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं और अकाली दल को किसानों की पार्टी कहा जाता है। इसी वजह से एक बड़ा स्टेप जो है वो अकाली दल की तरफ से कल रात को लिया गया है। तो एक बात तो अहम ये लग रही है पंकज, जिसका इशारा आपने अभी कर दिया कि 2022 में पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सियासी पार्टियों की, खासतौर से जो इलाकाई पार्टियां होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, उनका अपना जो मूव होता है वो बहुत हद तक अपने स्टेट के इलेक्शन को देखते हुए होता है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जो शिरोमणि अकाली दल है वो किसानों की पार्टी कही जाती है। मेरा सवाल सीधा आप बीजेपी के महेश जी से होगा। महेश जी, सवाल ये नहीं है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी है, वो समझ नहीं पा रही है। सवाल ये है कि बीजेपी अपनी सबसे पुरानी दोस्त को भी समझा नहीं पाई। देखिए आजम साहब, जो आप जो बात कह रहे हैं, हमारी जो सबसे बड़ी, हमारे लिए हमारा जो क्या कहें उसको,
हमारा जो लक्ष्य है या हमारा जो उद्देश्य है या हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि देश को हम किस तरह से कृषि अर्थव्यवस्था पे ले आए। हम कृषि अर्थव्यवस्था पे लाने के लिए जरूरी है कि किसानों को, जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है, उनके उत्पादन का हम दुगुनी कीमत किस तरह से बढ़ाएं। आज खेत खलियान जो है वो सिमट गए, हमारी खेती बाड़ी के संसाधन बहुत सीमित हो गए। आज के डेट में अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, 1955 का पुष्पेंद्र जी जैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, यहाँ ये इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और इनकी कई बात बड़ी सारगर्भित भी मुझे सुनाई और कई बार दिखाई भी देती है। लेकिन सवाल ये है कि आज की डेट में जो विरोध करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है और जिस तरह से हरसिमरत कौर जी ने जो है इस्तीफा देके और अपना विरोध जताया है, उसमें मुझे मतलब उस बात से मैं किसी तरह से सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर सिर्फ एक व्यक्ति की असहमति की वजह से इतना बड़ा जो हम एक प्रायोजन लेकर पूरे देश में जा रहे हैं किसान के हित में, राष्ट्र के हित में, उस प्रायोजन को लेकिन आपके ऐसा कहने से ये संदेश नहीं, ये पैगाम नहीं जा रहा है कि ये बीजेपी ही सिर्फ चाहती है और एनडीए नहीं चाहता? ये सिर्फ बीजेपी चाहती है, एनडीए की बाकी जमातें नहीं चाहती? पंकज, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। पंकज, पंकज एसएडी का अलग होना ये एनडीए की सेहत पर कैसा असर डालेगा? देखिए, एक बड़ा फैक्टर जो है वो 2022 से पहले रहने वाला है, क्योंकि सत्ता से बाहर जरूर अकाली दल हो गई है, लेकिन अभी भी एनडीए का हिस्सा बनी हुई है। और क्या आगे एनडीए का हिस्सा रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये अगले 2 दिन में कोर कमेटी की बैठक जो है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बुलाई जाएगी। आज सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया, आपने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है तो क्या अब आप किसानों के साथ सड़कों पर, धरनों पर बैठेंगे? क्या आप एनडीए का हिस्सा रहेंगे या बाहर रहेंगे? तो इन दोनों सवालों के जवाब सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ये देते हुए नजर आए कि जल्द कोर कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। अकाली दल के राज्यसभा मेंबर हैं बलविंदर सिंह भुंदड़, उनसे न्यूज 18 ने सुबह बात की तो उन्होंने इतना कह दिया कि 2022 से पहले बीजेपी की बैसाखी की जरूरत जो है वो पंजाब में अकाली दल को नहीं है, हम इकलौते दम पर भी चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। ये एक बड़ी स्टेटमेंट और किसी छोटे लीडर ने नहीं, राज्यसभा मेंबर बलविंदर सिंह भुंदड़ ने, अकाली दल के सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से दी गई है। जी चलिए, ये एक अहम पॉइंट है। यहां पर अजय उपाध्याय, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है, महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार, उनका कहना है कि ये चाहते हैं कि किसानों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो, लेकिन कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां जो मुखालफत कर रही हैं वो किसानों के तरक्की के राह में रोड़े अटका रही हैं। देखिए, पहली बात तो है कि जो व्हील की बात अभी हो रही है, यही सेम 2006 में याद होगा, चूंकि महेश जी भी बिहार से हैं और मैं भी हूं, तो बिहार में ये एक्ट खत्म कर दी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के भी ये कंसल्टेशन में बेसिकली ये राज्य का ही मुद्दा है, राज्य सरकार के अंदर आना चाहिए, उस पर विमर्श भी होना चाहिए था। केंद्र ने तो पहली गलती यही कर दी कि राज्यों से विमर्श नहीं किया। जब स्टेट सरकार ने इसको खत्म किया, आज क्या बदलाव आ गया बिहार के लोगों में, बिहार के किसानों में? आज भी बिहार के किसान और बदतर स्थिति में आ गए, क्योंकि उनके पास पहले एक मार्केट मिल जाता था जहां जाकर अपने उत्पाद का सही मूल्य उनको मिलता था। आज तो बार्गेनिंग हो रही है और बड़े बड़े जो मलाईदार लोग हैं वो किसानों का लेकर के और दूसरे राज्यों में बेचने के लिए चले जा रहे हैं। किसान को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यदि जब दूसरे राज्यों में भी, हरियाणा, पंजाब और बाकी राज्यों में भी यही हालत होगी तो किसान को क्या लाभ होगा? और यदि किसान को क्या लाभ होगा? किसानों को जो शुबह है, जो शक है, उसको दूर करने के लिए ये सरकार जो है उसने इक़दाम क्यों नहीं किए? महेश वर्मा जी, फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा पुष्पेंद्र चौधरी के पास। पुष्पेंद्र जी, बल्कि पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि क्या किया जाना चाहिए था? क्या किया जाना चाहिए था कि किसानों में ये बेचैनी या बीजेपी के अल्फाज में ये गलतफहमी नहीं फैले? देखिए, 3 स्टेप लिए जाने बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो अभी की व्यवस्था है, जो चालू व्यवस्था है, जिसमें मंडी में खरीद होती है, एपीएमसी एक्ट के माध्यम से होती है, वो मंडी व्यवस्था चालू रहेगी और मजबूत की जाएगी। C2
प्लस 50% का इन्होंने जो वायदा किया था कि लागत का 1.5 गुना देंगे, वो रेट मंडी में भी और मंडी के बाहर भी, यानी एमएसपी व्यवस्था पर बाहर भी लागू होगी। बाहर कोई प्राइवेट व्यक्ति खरीदना चाहे तो प्राइवेट व्यक्ति भी खरीद सकता है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे कि भाई C2 प्लस 50% दे, और तीसरा पेमेंट का बंदोबस्त करें कि यदि कोई खरीद रहा है प्राइवेट व्यक्ति तो कहीं वो जाकर के किसी किस्म की धोखाधड़ी करके तो नहीं भागेगा किसान के साथ। ये देखना बहुत जरूरी है। उसका पेमेंट सुनिश्चित हो, उसको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पे उससे नीचे सौदा ना करें, और जो मंडी की व्यवस्था अभी चल रही है वो खत्म नहीं की जानी चाहिए। ये दो पैरेलल व्यवस्था एक साथ चलनी चाहिए मजबूती से, तभी एक दूसरे को कंपटीशन देंगी। नहीं तो एक व्यवस्था, जैसे कि मंडी में भी कई खामियां आ गई थी, उसकी वजह से किसानों का शोषण होता था, वो खत्म करके आप प्राइवेट लाएंगे तो और ज्यादा शोषण हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें एक साथ चले और व्यवस्था ये दोनों एक साथ चले, तभी किसान का भला होगा। और एक बात ये लिखित में क्यों नहीं देते? ये बात लिखित में क्यों नहीं देते? ये बात लिखित में क्यों नहीं देते? महेश वर्मा जी, सवाल है, क्या कुछ छुपाने के लिए है? नहीं, जो इनकी आशंका है वो आशंका मुझे लग रहा है कि थोड़ा किसी कंफ्यूजन की वजह से है, कोई गफलत है। मतलब किसानों में कंफ्यूजन है, किसानों में कंफ्यूजन है, एनडीए की सबसे पुरानी हलीफ जमात एसएडी में कंफ्यूजन है, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से कंफ्यूजन के शिकार। अगर मान लीजिए कि आप राजनीति बस जो है, राजनीति द्वेष बस जो है, आप अपनी राजनीति जमीन तैयार करने के लिए जो है इस तरह से किसानों के हित में जो चीज है उसके खिलाफ अगर किसानों को बरगला रहे हैं, उन कुछ किसानों को, कुछ युवकों को आप जो है सड़क पे लेके उतर के और मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं, तो उससे ये बिल जो है ये किसान विरोधी नहीं हो जाएगा। जो पुष्पेंद्र चौधरी जी, मुझे लगता है कि आपके अपने जीवन के तजुर्बात पर ही ये सवाल खड़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि आपको कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूजन के शिकार हो। जी मैं नहीं साहब, मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन तीनों बिलों में एक लाइन आप क्यों नहीं डाल देते हैं? कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा कि भाई एमएसपी से नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा इसको। ये लाइन यदि है तो मुझे बता दीजिए कि भाई ये लाइन है, आपने पढ़ी नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं डालते, ये बता दीजिए आप। नहीं, मुझे ये बता दीजिए आप कि एमएसपी के कानून आज निष्प्रभावी हो गया। इस कानून के आने के बाद 1.5 पेज का कानून बना है, उसको पढ़ लीजिए। आज भी एपीएमसी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो राज्य सरकार के अधीन है। अगर कोई आदमी एमएसपी के रेट पे उसमें जाके बेचना चाहेगा, कोई किसान वहाँ बेचना चाहेगा, उससे ऊपर जो है उसको अगर मुक्त बाजार में पैसा उसका सामान उत्पाद बिक रहा है तो वो बेचेगा, नहीं तो एमएसपी पे जो है एपीएमसी में आके बेचेगा। राज्य सरकारें जो है उसमें अनुदान दे सकती है, किसी तरह का वहाँ सहारा दे सकती है। एक प्रतिस्पर्धा पैदा होगा तो किसान के उत्पाद को अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। अगर इसके लिए कानून बना है तो उस कानून को में दोष खोजना, उस कानून को गलत ठहराना, एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये आप क्यों नहीं डाल देते हैं इसमें? नहीं, हम आपकी सारी बात से सहमत हैं, केवल इतना डाल दीजिए। मेरा निवेदन है, तो मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, मेरा बस आखिरी बात है कहने के जाना चाहता हूं मैं कि मुझे केवल इतना बता दीजिए कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा नहीं, ऐसा आप क्यों नहीं डालते? इससे आपको क्या आपत्ति है? एमएसपी कानून अभी उसी तरह से प्रभावी है जैसे इस देश में था, तो उसको लेके कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्यों एक भय और ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जैसे देश में जो है के लिए कह रहे हैं हम कह रहे हैं जो प्राइवेट खरीदार होगा वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, केवल हम ये कह रहे हैं। मैं वही बात साहब, जो प्राइवेट वाला वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। एक लाइन डालने में आपका क्या आपत्ति है, बताइए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना जवाब खुद दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मंडी कितना खरीदती है पता है आपको? उसके पास मंडी है, मंडी में एमएसपी पे नहीं, सुनिए, मैं एक आंकड़ा रख देता हूँ, एक आंकड़ा रखने दीजिए मुझे एंकर साहब की परमिशन से। जी महेश जी, थोड़ा 30 लाख करोड़ का सारा ही सामान एग्रीकल्चर जीडीपी है, और एमएसपी पर 2 लाख करोड़ रुपए का केवल खरीदा जाता है, 2 लाख करोड़ रुपए का, और वो भी मुख्य रूप से गेहूं और चावल, बाकी सब जो है बाजार के हवाले रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाजार में जो खरीद बेच होगी आपकी जेब से, यानी सरकार की जेब से तो कुछ नहीं जा रहा,
आप क्यों नहीं एक डाल देते हैं कि भाई एमएसपी से नीचे प्राइवेट वालों, एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, नहीं तो जेल जाओगे। इसमें आपका तो कुछ नहीं जा रहा, किसान को भरोसा हो जाएगा कि भाई आप हमारे साथ हैं, एमएसपी से नीचे आप जो चाहते नहीं है कि किसान को मिले, आज भी ऊपर चाहते उसी हैं। तरह से बदस्तूर जारी है। आज भी किसान को भरोसा हो जाएगा। अगर किसान को भरोसा नहीं है तो फिर किसान सड़कों पर जैसे पहले आए वो सड़कों पर आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि खुद वजीर आजम ने कहा है कि ये बिल, ये जो कानूनी शक्ल जब इख्तियार कर लेगा तो इससे किसानों का भला होगा। लेकिन जरूरत शायद इस बात की है कि न सिर्फ ये कि अपने हलीफ जमातों को भी, बल्कि सबसे जरूरी यह है कि जो किसान है, जिसे वक्त पड़ने पर ना जाने हम क्या क्या नाम और उपाधि दे देते हैं, उनको बखूबी यह समझाना होगा ताकि उनका एतमाद बहाल हो और वो सड़कों पर ना आए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन आपको शुक्रिया, मुझे दी इजाजत, आदाब। This show is co-powered by Policy Bazaar.